हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, उसके तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरे पार्ट में हम लोग पहले दो पार्ट में चर्चा करा था किस तरह से पोर्टुगीज आए भारत में, किस तरह से उनका डिक्लाइन हुआ और आगे डच का कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द यूनियन ऑफ द टू किंगडम ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल इन 1580 to 81 ड्रैगिंग द स्मॉल किंगडम इनटू स्पेन्स वार विथ इंग्लैंड एंड हॉलैंड badly affected Portuguese monopoly of trade in India। जो दो किंगडम स्पेन और पोर्टुगल का जो यूनियन 1580 से 81 में था, उसकी वजह से स्मॉल किंगडम का जो स्पेन ड्रैगिंग द स्मॉल किंगडम इनटू स्पेन्स वार विथ इंग्लैंड एंड हॉलैंड, इसकी वजह से पोर्टुगल स्पेन के लड़ाई में शामिल होना पड़ा उसको, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में जो चल रही थी। इंग्लैंड हॉलैंड के साथ जो स्पेन की लड़ाई चल रही थी उसमें पोर्टुगल को आना पड़ा, जिसकी वजह से पोर्टुगीज मोनोपोली की जो ट्रेड चल रही थी भारत में, उसमें बुरा असर पड़ा। द अर्लियर मोनोपोली ऑफ नॉलेज ऑफ द सी रूट टू इंडिया हेल्ड बाय द पोर्टुगीज कुड नॉट रिमेन अ सीक्रेट फॉर एवर। Soon enough the Dutch and the English, who were learning the skill of ocean navigation, also learnt of it. As new trading communities from Europe arrived in India, there began a fierce rivalry among them. In this struggle, the Portuguese had to give way to the more powerful and enterprising competitors. The Dutch and English had greater resources and more compulsion to expand overseas, and they overcome the Portuguese resistance. One by one, the Portuguese possession fell to its opponents. Goa, which remains with Portuguese, had lost its importance as port after the fall of the Vijayanagara Empire, and soon it did not matter in whose possession it was. The spice trade came under the control of the Dutch, and Goa was superseded by Brazil as the economic center of the overseas empire of Portugal in 1683. After two naval assaults, the Marathas invaded Goa. तो पहले जो मोनोपोली का जो नॉलेज था, सी रूट से भारत में आने का जो नॉलेज था, और अर्लियर जो मोनोपोली था, नॉलेज का मोनोपोली सी रूट से भारत आने का, जो पोर्टुगीज के पास था, वो सीक्रेट हमेशा के लिए नहीं रहा। जैसे जैसे डच और इंग्लिश लोगों ने जो है ओशन नेविगेशन सीखी, उसको लर्न किया, फिर वो भारत आने लगे, भारत में सी रूट ढूंढ लिया उन्होंने। नए ट्रेडिंग कम्युनिटीज यूरोप से भारत में आए तो एक बहुत ही बड़ी राइवलरी शुरुआत हो गई उन तीनों के बीच में। इस स्ट्रगल में पोर्टुगीज को ज़्यादा शक्तिशाली और रिसोर्सफुल कॉम्पिटिटर्स को के हाथों जो है हारना पड़ा। डच और इंग्लिश जो है उनके पास ज़्यादा रिसोर्स था, ज़्यादा कंपल्शन था ओवरसीज एक्सपांड करने का, वो पोर्टुगीज रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए। एक के बाद एक पोर्टुगीज का पोजीशन उसके ओपोनेंट्स को मिलता गया। गोवा जो पोर्टुगीज के साथ में रहा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस पोर्ट की तरह जो इम्पोर्टेंस था वो विजयनगर एम्पायर के गिरने के बाद ख़त्म ही हो गया। सोन इट डिड नॉट मैटर इन हुज पोजीशन इट वॉज। ये तो इसके बाद नहीं पता, मैटर नहीं करता है कि वो किसके पास था, पोजीशन इसका मैटर नहीं करता है गोवा का। जो स्पाइस ट्रेड जो है वो डच और डच के कंट्रोल में था। गोवा को ब्राज़ील ने सुपरसीड किया इस इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर, पोर्टुगल के ओवरसीज एम्पायर के इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर। 1683 में दो नेवल असॉल्ट किए गए मराठास ने करे, जिससे गोवा के ऊपर इन्वेशन किया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज। Most historians have observed that the coming of the Portuguese not only initiated what might be called the European era, it marked the emergence of naval power। यानी बहुत सारे हिस्टोरियन ऑब्जर्व करते हैं कि पोर्टुगीज का आना न सिर्फ इनिशिएट करता है यूरोपियन एरा को, बल्कि ये नेवल पावर की इमर्जेंस की बात करता है। चोलास जो है वो भी नेवल पावर थे, लेकिन ये पहली बार थी कि फॉरेन शक्ति, कोई बाहरी शक्ति जो है भारत में आई समुद्र मार्ग के जरिए से। पोर्टुगीज शिप जो है उसमें कैनन लगे हुए थे, और ये पहला स्टेप था मोनोपोली लेने का ट्रेड के ऊपर, जो कि एक तरह का खतरा और एक्चुअल यूज ऑफ विथ थ्रेट के मदद से ट्रेड के ऊपर मोनोपोली हासिल करना और फोर्स के इस्तेमाल से मोनोपोली हासिल करने का पहला स्टेप जो है पोर्टुगीज ने लिया था। पोर्टुगीज डिक्लेयर्ड द इंटेंशन टू अबाइड बाय नो रूल्स एक्सेप्ट देयर ओन, एंड दे वेर इंटेंट ऑन गेटिंग अ डिसाइसिव एडवांटेज ओवर द इंडियंस एंड ओवर द इंडियन ओशन ट्रेडिंग सिस्टम।
पोर्टुगीज ने डिक्लेयर करा उसका इंटेंशन है कि कोई रूल्स नहीं मानेगा अपना खुद के रूल्स के अलावा, और उसका इंटेंशन था कि डेसाइसिव एडवांटेज ले इंडियंस के ऊपर और इंडियन ओशियन ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। इन द मालाबार ऑफ द 16th century, the Portuguese showed military innovation in their use of body armor, matchlockmen, guns landed from the ships. The Portuguese may have contributed, for example, to the Mughal use of field guns and the artillery of the stirrup. However, an important military contribution made by the Portuguese on shore was the system of drilling groups of infantry on the Spanish model, introduced in the 1630s as a counter to Dutch pressure. The practice was adopted first by the French and English, and the later taken up by the Marathas and Sikhs, and such armies of sepoys become new tool of empire in India. मालाबार में 16th सेंचुरी के मालाबार में पोर्टुगीज ने मिलिट्री इनोवेशन दिखाया अपने बॉडी आर्मर के इस्तेमाल में, मैच ब्लॉक मैन के इस्तेमाल में, गन्स जो कि शिप्स पर लगे होते हैं उसमें इनोवेशन किया। तो वो इनोवेशन ही तो है ना कि गन्स शिप में लगे हुए हैं। पोर्टुगीज मे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय एग्जांपल टू द मुगल यूज ऑफ फील्ड गन्स एंड आर्टिलरी ऑफ द स्टीरो। However, an important military contribution made by the Portuguese on shore was the system of drilling group of infantry on the Spanish model, introduced in the 1630s as a counter to Dutch pressure. The practice was adopted first by the French and English, and later taken up by the Marathas and Sikhs, and such armies of sepoys become new tool of empire in India. The Portuguese were masters of improved techniques at sea. Their multi-decked ships were heavily constructed, designed as they were to ride out Atlantic gales rather than run before the regular monsoons. This permitted them to carry a heavier armament. This use of casted prow and stern was a noteworthy method by which to repel or launch boarding parties. Indian builder adapted both to their own use. However, the Portuguese still at organization, as in the creation of royal arsenals and dockyards, and the maintenance of a regular system of pilot, mapping and pitting state forces against private merchant shipping was even more noteworthy. जो पोर्टुगीज थे इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, समुद्र में जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के मास्टर्स थे। मल्टी डेक्ड शिप जो है उनके मल्टी डेक्ड शिप जो हेविली बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट करे जाते थे, उस तरह से डिज़ाइन करे जाते थे कि अटलांटिक गेल्स में राइड किया जा सके। रेगुलर मानसून के सामने राइड करने से ज़्यादा जो चैलेंजिंग जगह है अटलांटिक गेल्स, उसमें राइड करने लायक जो है वो शिप बनाया करते थे। इस तरह के डिज़ाइंस थे उनके, तो इसकी वजह से उन्हें हैवियर आर्मामेंट ले जाने में मदद मिलती थी। द यूज़ ऑफ कैस्टेड प्रो एंड स्टर्न वाज नोटवर्थी मेथड बाय व्हिच टू रिवेल और लॉन्च बोर्डिंग पार्टीज। इंडियन बिल्डर्स ने भी अडॉप्ट किया उन अपने खुद के यूज़ के लिए ये सारे टेक्निक को। However, Portuguese skill at organization, as in the creation of royal arsenals and dockyard, and the maintenance of regular system of pilot and mapping pitting system forces against private merchant shipping, was even more noteworthy. The Mughal and Maratha may certainly have learned from the Portuguese, but the more certain heirs of their knowledge were other Europeans, especially the Dutch and English in Asia. मुगल एंड मराठा ने भी पोर्टुगीज की जो इनोवेटिव टेक्निक्स थी नेवल वारशिप में, नेवल वारफेयर में, किस तरह से इनोवेटिव टेक्निक से वो लोग लड़ते थे और किस तरह से उन्होंने नेवी को ऑर्गेनाइज करके यूज़ करा था कंट्रोल करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडियन ओशन पार्ट को। तो वो सारा कुछ मुगल और मराठा सीख तो रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो यूरोपियन जो है अच्छा नॉलेज रख रहे थे। जैसे डच और इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो गया था पोर्टुगीज स्किल का। इन इंडिया द मेमोरी ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन एंड क्रुएल्टी डिट्रैक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीब्यूशन made by the Portuguese in cultural field. So, however, it cannot be forgotten that missionaries and the church were also teachers and patrons in India of the art of painter, carver and sculpture. As in music, they were the interpreters not just of Portuguese but of European art to India. तो इंडिया में रिलीजियस जो अत्याचार हुए थे मुस्लिम्स और हिंदूज़ के अगेंस्ट में, ताकि उनको कन्वर्ट किया जा सके क्रिश्चियनिटी में, इस चीज़ की वजह से जो पोर्टुगीज़ का रियल कंट्रीब्यूशन है उसको भुला दिया जाता है कल्चरल फील्ड में। लेकिन ये भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मिशनरी और चर्च जो है वो टीचर्स थे, पेट्रॉन्स थे भारत में, पेंटर के और कार्वर स्कल्पचर के आर्ट्स के पेट्रॉन्स थे, टीचर्स थे। म्यूज़िक में वो इंटरप्रेटर्स थे, न सिर्फ पोर्टुगीज़ के बल्कि
यूरोपियन आर्ट्स के भारत के अंदर। द आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लरिश्ड एट गोवा एंड एट द प्लेस बिकम ए सेंटर ऑफ एलैबोरेट filigree work, fretted foliage work and metal work embedding jewels. However, though the interior of churches built under the Portuguese have plenty of woodwork and sculpture and sometimes painted ceilings, they are generally simple in their architectural plan. तो ये सारा कुछ है कि पोर्टुगीज का जो काम था वो वुडवर्क में बहुत सारा वुडवर्क था, स्कल्पचर था, सम टाइम सीलिंग्स पेंटिंग भी करते थे। जनरली सिंपल थे, आर्किटेक्चरल प्लान्स उनके सिंपल थे। द डच कमर्शियल एंटरप्राइज लेड द डच टू अंडरटेक वॉयजेस टू द ईस्ट। Cornelis D. Houtman was the first Dutchman to reach Sumatra and Banten in 1596. 1596 में तो डच आए क्यों, वॉयजेस क्योंकि ईस्ट में कमर्शियल एंटरप्राइजेस की वजह से। तो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन जो थे, हॉट था वो, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन वो पहला डचमैन था जो सुमत्रा और बंटम में आया था 1596 में। इन 1602 द स्टेट्स जनरल ऑफ द नीदरलैंड्स amalgamated many trading companies into ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स। 1602 में स्टेट जनरल जो नेदरलैंड का था उसने अमालगमेट कर दिया था बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी को इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा कंपनी को अमालगमेट कर दिया था। दिस कंपनी वाज आल्सो एम्पावर्ड टू कैरी ऑन वार, टू कंक्लूड ट्रीटीज, टू टेक पोसेशन ऑफ टेरिटरी एंड टू इरेक्ट फोर्ट्रेसेस। तो ये जो कंपनी के पास पावर था कि वो जंग लड़ सकता है, वो ट्रीटी कर सकता है, वो टेरिटरी पोसेशन ले सकता है, इरेक्ट कर सकता है फोर्ट्रेसेस को। Dutch settlement. After their arrival in India, the Dutch founded their first factory in Masulipatanam in Andhra in 1605. पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्रा 1605 में खड़ा किया था डच ने। They went on to establish trading center in different parts of India and thus become a threat to the Portuguese. तो वो ट्रेडिंग सेंटर्स अलग अलग हिस्सों में भारत के स्टैब्लिश करते जा रहे थे और वो एक बड़ा थ्रेट, डेंजर बन चुके थे पोर्टुगीज के लिए। दे कैप्चर्ड नागापट्टनम नियर मद्रास, दैट इज चेन्नई, फ्रॉम द पोर्टुगीज एंड मेड इट देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन साउथ इंडिया। उन्हें नागापट्टनम कैप्चर किया मद्रास के सामने, चेन्नई जो है पोर्टुगीज से, और उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया साउथ इंडिया में। द डच स्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट द कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार। डच ने फैक्ट्री कहाँ बिठाई? कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में। 1609 में दे ओपनड अ फैक्ट्री इन पुलिकट नॉर्थ ऑफ मद्रास। पुलिकट में, मद्रास के नॉर्थ में एक फैक्ट्री बिठाई, पुलिकट नॉर्थ ऑफ मद्रास। देयर अदर मेजर प्रिंसिपल फैक्ट्रीज इन इंडिया वेर एट सूरत 1616 में जो स्टैब्लिश हुआ था, बिमलीपट्टम 1641, कराईकल 1645, चिंसुरा 1653, बारानगर 1658, कोचिन 1663. Participating in the redistributive of carrying trade, they took to the islands of the Far East various articles and merchandise from India. They carried indigo manufactured in the Yamuna Valley and central India, textile and silk from Bengal, Gujarat, and Coromandel, saltpeter from Bihar, and opium and rice from the Ganga Valley. तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में डच ने क्या किया, आर्टिकल्स वगैरह इंडिया से ले जाते थे और बाहर में जाके बेचते थे। जैसे पोर्टुगीज जिसका उद्देश्य, यूरोपियंस का उद्देश्य तो यही था ना, भारत में सब कुछ उगता है, वहाँ से ले जाओ, बाहर में बेचो, यानी एक्सपोर्ट करो इजीली यहाँ से। दे कैरिड इंडिगो मैन्युफैक्चर्ड इन यमुना वैली, तो वो लोग जो इंडिगो यमुना वैली में मैन्युफैक्चर होता था वो ले लिया। सेंट्रल इंडिया और यमुना वैली में इंडिगो मैन्युफैक्चर होता था तो वो वहाँ से लिया। टेक्सटाइल सिल्क बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल, सॉल्ट पीटर्स कोरोमंडल से लिया, कोरोमंडल से बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल से क्या लिया, टेक्सटाइल और सिल्क लिया। सॉल्ट पीटर लिया, सॉल्ट पीटर फ्रॉम बिहार, एंड ओपियम और राइस लिया गंगा वैली से। एंग्लो डच राइवलरी, द इंग्लिश वेयर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग टू प्रोमिनेंस इन ईस्टर्न ट्रेड एंड दिस पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। कमर्शियल राइवलरी सून टर्न्ड इनटू ब्लडी वॉरफेयर। इंग्लिश जो है वो भी उस समय पर ईस्टर्न ट्रेड में प्रोविनेंस ले रहे थे, इसकी वजह से सीरियस चैलेंज कमर्शियल इंटरेस्ट में सीरियस चैलेंज देखने को मिला।
कमर्शियल राइवलरी जो है उसकी वजह से ब्लडी वारफेयर होने लगा, यानी खूनी जो है जंग छिड़ गई इन दोनों के बीच में। जंग किसके बीच में? डच और इंग्लिश के बीच में। द क्लाइमैक्स ऑफ द enmity between the Dutch and the English in the east was reached at Amboina, a place in present-day Indonesia, which the Dutch had captured from the Portuguese in 1605, where they massacred 10 Englishmen and 9 Japanese in 1623. तो क्लाइमैक्स है एनमिटी का, डच और इंग्लिश का जो क्लाइमैक्स है एनमिटी का, यानी जो एनिमिटी का जो क्या बोलते हैं इसको, दुश्मनी का डच और इंग्लिश का ईस्ट में, वो एम्बोइना तक पहुंच गया था, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया तक पहुंच गया था, जहां पर डच ने कैप्चर किया। डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1605, वेयर दे मैसेकर्ड 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज इन 1623। जो डच ने कैप्चर किया था पोर्टुगीज से जो इंडोनेशिया को, एम्बोइना को, जो कि जिसमें यहाँ पर उन्होंने 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को मार दिया 1623 में। This incident further intensified the rivalry between two European companies. After prolonged warfare, both the parties came to a compromise in 1667, by which the British agreed to withdraw all their claims on Indonesia and the Dutch retired from India to concentrate on their more profitable trade in Indonesia. बहुत लंबे जंग के बाद दोनों पार्टीज़ ने कंप्रोमाइज़ किया 1667 में, जिससे कि ब्रिटिश एग्री किया कि वो विड्रॉ कर लेगा सारा क्लेम्स, इंडोनेशिया से हटा लेगा सारे क्लेम्स को, और डच रिटायर्ड कर लिया अपने आप को इंडिया से और इंडोनेशिया के ट्रेड पर कंसंट्रेट करने लगा। दे मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन कमोडिटीज द डच ट्रेडेड इन वेर सिल्क, कॉटन, इंडिको, राइस एंड ओपियम। तो ब्लैक पेपर और स्पाइस पे कंसंट्रेट करने लगे, मोनोपोली करने लगे डच लोग। पहले इंडिया से जो कमोडिटी ये ट्रेड करते थे डच लोग, वो थे सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम। भारत में डच का डिक्लाइन, द डच गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ द मलय आर्कीपेलेगो। फर्दर इन द थर्ड एंग्लो-डच वार 1672-74, communication between Surat and the new English settlement of Bombay got cut, due to which 3 homebound English ships were captured in the Bay of Bengal by the Dutch forces. A retaliation by the English resulted in the defeat of the Dutch in the Battle of Hooghly, November 1759, which dealt a crushing blow to Dutch ambition in India. Dutch were not much interested in empire building in India. Their concern were trade. In any case, their main commercial interest lay in Spice Island of Indonesia, from where they earned a huge profit through business. डच जो है वो मलय आर्कीपेलागो के ट्रेड में, मतलब उसमें से हट गया वो। फर्दर तीसरा एंग्लो डच वार जो है 1672-74 में हुआ था। तो इन द थर्ड एंग्लो डच वार, कम्युनिकेशन बिटवीन सूरत and the new English settlement of Bombay got cut, due to which 3 homebound English ships were captured in Bay of Bengal by Dutch forces. यानी सूरत और न्यू इंग्लिश सेटलमेंट बॉम्बे के बीच में जो कम्युनिकेशन टूटने की वजह से 3 होमबाउंड इंग्लिश शिप को बे ऑफ बंगाल में डच फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। उसकी रिटेलिएशन में इंग्लिश ने हरा दिया डच को हुगली के बैटल में नवंबर 1759 में, जिसकी वजह से डच के जो एम्बिशंस थे इंडिया में बिजनेस करने के, वो एम्बिशंस को गहरा धक्का लगा। डच वेर नॉट इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। डच लोगों को एम्पायर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका मेन कंसर्न था ट्रेड से प्रॉफिट करना। तो मेन कमर्शियल इंटरेस्ट जो है फिर धीरे धीरे इंडोनेशिया में आने लगा, स्पाइसेस से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे। तो इसलिए वो लोग इंडोनेशिया में ही सेटल हो गए और इंडिया का जो ट्रेड है उसको ब्रिटिश के हाथ में दे दिया। द इंग्लिश, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के ब्रिटिश एम्पायर के राइज और फॉल के बारे में चर्चा करेंगे और फ्रेंच लोगों के भी जो है बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो अभी के लिए यहीं तक हम लोग इस वीडियो को, इस पार्ट को कंक्लूड कर रहे हैं।